नमस्कार दोस्तों, वेद साइंस क्लास है ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था वो था दैनिक जीवन में रसायन। सब्जेक्ट आपको पता ही होगा तो साइंस। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के बारे में अंतर। तो हमने वो छोटा रूप पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। इसके बारे में परिभाषाओं के बारे में। परिभाषा इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। एक व्यक्ति, देखिए मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से। एक व्यक्ति हुआ आर्यनियस। कौन हुआ? आर्यनियस। आर्यनियस ने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था वो 1887 में किया था, यानी कि 1887। उसके बाद जो व्यक्ति थे, जो रासायनिक थे, एक था ब्रास्टेड और दूसरा था लोरी। ब्रास्टेड तथा लोरी ने मिलकर के एक संकल्पना प्रस्तुत की अम्ल और क्षार के बारे में। 1879 और 1936। उसके बाद एक और व्यक्ति हुआ लुईस। लुईस ने अम्ल और क्षार को जो परिभाषित किया था वो किया था 1923, यानी कि 1923। और इन्होंने प्रत्येक ने जो परिभाषाएं दी थी वो प्रत्येक की परिभाषाएं क्या थी? अलग थी। आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम आर्यनियस की। आर्यनियस के अनुसार अभी मैंने आपको बताया था ये संकल्पना का प्रस्तुत की थी 1887। ये याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि आर्यनियस ने अम्ल और क्षार को परिभाषित कब किया था? 1887, यानी कि 1887। इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। अम्ल और क्षार, इन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होने के बाद H+ आयन देने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं।
ये बात किसने कही थी? आर्यनियस ने। बिना लिखें आर्यनियस के अनुसार अम्ल, आर्यनियस के अनुसार अम्ल। तो क्या कहा था उन्होंने? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। ये बात किन्होंने कही थी? 1887 में आर्यनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कुछ अम्लों के बारे में, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि इसे जल में अपघटित किया जाए तो जल में अपघटित किया जाएगा तो ये H+Cl देख रहे होंगे आप, ये H+ आयन देने का काम कर रहा है। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4, इसे जल में अपघटित किया जाएगा तो 2H+SO4 माइनस क्या है? +2। H2SO4 को सल्फ्यूरिक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है HNO3, ठीक उसी प्रकार तो H+NO3 माइनस। और मान लीजिए H2CO3 H2 प्लस CO3, इसे कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है CH3COOH, CH3COOH ये एसिटिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल के नाम से। तो दोस्तों ये कुछ अम्लों के उदाहरण। अब इन्होंने अम्लों को भी दो रूपों में बांट दिया। आर्यनियस ने अम्लों के भी दो प्रकार बना दिए, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल और दुर्बल अम्ल में क्या
अंतर होता है, देखिए। तो दोस्तों मैं यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ। HCl H2SO4 HNO3 CH3 COOH। ये तो अम्लों के उदाहरण हैं। अब अम्ल ने आर्यनिक्स ने अम्लों को दो भागों में विभाजित किया, दो वर्गों में इसको डिवाइड किया, प्रबलम और दुर्बलम। तो अगली हेडिंग अपनी रहेगी आर्यनिक्स के अनुसार अम्ल के प्रकार तो आर्यनिक्स के अनुसार अम्ल को दो भागों में विभाजित किया, एक प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो दोनों में कुछ ज्यादा अंतर भी है, थोड़ा समझना होगा आपको। तो यहाँ देखें, प्रबल अम्ल अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल हम यूं कहें ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, यानी कि जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे प्रबल अम्ल। और जो जल में 100% तक यानी कि 100% नहीं घुलते हैं या नहीं आयनित होते हैं, उन्हें हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो 100% तक क्या हो जाते हैं? आयनित। 100% मतलब पूरी तरह से। ऐसे हम लोग जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जल में ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, HCl। दोस्तों एक हो गया अपना HCl, एक है H2SO4। क्या हो गया दोस्तों? H2SO4। एक हो गया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों इसको आपको पता ही होगा, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो H2SO4 होता है, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं।
भी कहा जाता है। दोस्तों HCl है जो, इसे नमक का दोस्तों HCl को नमक का तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, और गंधक को नमक को, इसको HCl को नमक का तेजाब भी कहा जाता है, और H2SO4 को गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार ठीक से देख लेना हो। HCl को नमक का तेजाब कहा जाता है, और H2SO4 को गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। और एक बात और सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, H2SO4 इसे किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, अम्लों का राजा। H2SO4 ध्यान देने योग्य बातें हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसे नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा अपना प्रवालन। यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा देखेंगे आगे। तो दोस्तों आगे हमारा टॉपिक है दुर्बल अम्ल। दोस्तों मैंने अभी बताया जो प्रबल अम्ल होते हैं वो 100% तक क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, यानी कि अपघटित हो जाते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल 100% तक आयनित नहीं होते हैं। तो हम इसकी आयनिक के अनुसार इसकी परिभाषा कैसे देंगे, देखिए इधर, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, अर्थात अवियोजित रह जाते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। दोस्तों वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से अपघटित नहीं होते हैं या आयनित नहीं होते हैं या अवियोजित रह जाते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों इसके लिए एक उदाहरण है CH3COOH। CH3COOH एक एसिटिक अम्ल है, मैंने अभी आपको बताया था। एक है H2CO3,
यानी कि कार्बनिक अम्ल। जिंक क्या होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है। एक और लिख सकते हैं HCOOH, इसका नाम होता है मेथनॉल, जो लाल चींटी के डंक में उपस्थित होता है। अब आप कहेंगे कि सर उसमें तो कार्बनिक अम्ल होता है, CH3COOH, इसे एसिटिक के नाम से जाना जाता है। इसे कार्बनिक अम्ल कहा जाता है और ये मेथनॉल अम्ल। ये सभी अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का एक ही पर्पज है, वो है बच्चों को घर बैठे शिक्षा से रूबरू कराना। दोस्तों तो इसके लिए हमारे चैनल विवेक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अधिक से अधिक मेरे इस चैनल देखी हुई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।